वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वह हिंदी की बात करेंगे। हिंदी साहित्य जो इग्नू का पाठ्यक्रम है MHD यानी कि MA मास्टर ऑफ आर्ट, MA हिंदी, जिसका कोर्स कोड है MHD 3। और इसमें हम गोदान का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। गोदान का जो इकाई 1 है हमने 2 भागों में देख लिया है। अब इकाई 2 भी 2 भागों में देखेंगे। इकाई 2 भी खंड 1 का है। खंड 1 का ये सब है गोदान का। और जो किसान जीवन के चेतना के परिप्रेक्ष्य में हमने देख लिया था। आज इकाई 2 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान की क्या भूमिका है वह देखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें याद रखिए MHD कोर्स कोड MHD 3। उद्देश्य प्रस्तावना: गोदान में उपस्थित राष्ट्रीय आंदोलन, किसान जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, शहरी जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, गोदान में स्वतंत्र भारत की कल्पना क्या रही, गोदान और प्रेमचंद के जनतांत्रिक दृष्टि देखेंगे। अंत में सारांश देखेंगे और कुछ प्रश्न भी देख लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि हम जो पढ़े वो प्रश्न हमें याद आ रहा है कि नहीं। आप लोगों को खुद से मूल्यांकन करना है। हम लोग अब इतने बड़े हो चुके हैं, बड़े मतलब समझदार। अब ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में है या फिर तैयारी कर रहे हैं। हिंदी उपन्यास एवं कहानी 3 की यह दूसरी इकाई है। इसका शीर्षक वही है, हिंदी उपन्यास एवं कहानी की यह दूसरी इकाई है। आपने इससे पहले की इकाई किसान के परिप्रेक्ष्य में गोदान में भारतीय किसानों के सामूहिक दुर्दर्द, आर्थिक सामाजिक शोषण की निरंतर प्रक्रिया और किसान से मजदूर बनने की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस इकाई में आप गोदान में अभिव्यक्त राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर प्रेमचंद के आज़ाद भारत की परिकल्पना को समझ सकेंगे। किसान जीवन की कथा में राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थिति और उसके प्रभाव को जान सकेंगे। शहरी जीवन की कथा में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को रेखांकित कर सकेंगे। प्रेमचंद के राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में जनतांत्रिक दृष्टिकोण क्या था, इसका विश्लेषण कर सकेंगे। आइए देखते हैं प्रस्तावना इकाई 2 का। प्रेमचंद मूलतः किसानों के लेखक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में किसान जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया है। पिछली इकाई में हमने भारतीय किसानों के सामूहिक दुख, दर्द, शोषण, त्रासद जीवन पर विचार किया है। जमींदार, महाजन, नौकरशाही के दमनकारी व्यवस्था से प्रताड़ित किसान का अंततः किसान से मजदूर बनने पर विवश हो जाना, शोषण के लंबे दौर से गुजरते रहने के बाद भी शोषकों के विरोध में आवाज़ न उठाना हमें अंतर्मुख कर देता है। इस इकाई में हम मुख्यतः गोदान में राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थिति से किसान जीवन और शहरी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके विशेष रूप से लेखक की जनतांत्रिक दृष्टि से गोदान के वस्तु विधान में जो परिवर्तन हुए उन पर विचार करेंगे। प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के दौर से लेखक हैं। उन्होंने लेखन की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान हुई। स्वदेशी आंदोलन के उसी 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ। आगे चलकर हिंदी भाषी प्रांतों में व्यापक रूप से फैले हुए असहयोग आंदोलन 1921, सत्याग्रह आंदोलन 1930 था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वही सत्याग्रह आंदोलन के दिनों में वे सक्रिय रूप से साहित्य सृजन में रत रहे। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। सत्याग्रह आंदोलन के दिनों में इस आंदोलन के समर्थन में हंस और जागरण नामक पत्र भी निकाले। हंस के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि उसका जन्म ऐसे शुभ अवसर पर हुआ जब भारत में एक नए युग का आगमन हो रहा है, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों से निकलने के लिए तड़पने लगा है। इस स्थिति की यादगार एक दिन देश में कोई विशाल रूप धारण करेगी। प्रसंगवश यहाँ उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस उसी यादगार के रूप में मनाया जाता है। हंस और जागरण में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में अनेक टिप्पणियाँ, लेख, संपादकीय लिखे, जिसके कारण ये पत्र सरकार के कोपभाजन बने तथा उन्हें बार बार जमानत देनी पड़ी। इसके अलावा प्रेमचंद ने समर यात्रा, शराब की दुकान, मैकू आदि कहानियाँ में इस आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को आंदोलन बंद कर दिया तथा विभिन्न पहलुओं को उजागर करने वाली कहानियाँ लिखी। इस बीच जून 1934 में सत्याग्रह आंदोलन बंद कर दिया गया तथा नई काउंसिल के गठन की बातें होने लगी। प्रेमचंद एक सजग पत्रकार एवं सृजनशील लेखक के रूप में इन पूरी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए थे। बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन के कोई स्पष्ट प्रसंग नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों है? क्या राष्ट्रीय आंदोलन का कोई प्रभाव इस उपन्यास पर नहीं है? गोदान की बात की जा रही है। गोदान 1936 की है तो 1921 के जो आपका था आंदोलन, 1930 का आंदोलन था, चाहे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो फिर या फिर सत्याग्रह आंदोलन हो,
तो क्या उसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा इनकी कहानी पे? पड़ा होगा, ज़रूर पड़ा होगा। गोदान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें होरी कभी आंदोलित नहीं होता। वह किसानों की कुशल दबे रहने में मानता है। राय साहब को क्या दोष दें, भाग्य का खेल है, ऐसा सोचकर वह शांत रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने कभी सक्रिय आंदोलन का चित्रण किया हो या उनके पात्र आंदोलित होते हों। रंगभूमि में अंधे सूरदास के लिए जनता आंदोलन पर उतर जाती है। प्रेमचंद उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। कर्म भूमि में तो लगान बंदी आंदोलन को पर्याप्त विस्तार से चित्रित किया है। कर्म भूमि में लगान बंदी आंदोलन को पर्याप्त विस्तार से चित्रित किया है। तब प्रेमचंद ने गोदान में होरी को इतना दब्बू, डरपोक और समझौता परस्त क्यों दिखाया है? प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों ने इस पर सवाल उठाया, इसको सवाल के रूप में उठाया। लेकिन आप भी तो सोचिए कि जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, प्रेमाश्रम के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत अधिक विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशील तथा अंधविश्वास का पुंज दिखलाया है, जो भारतीय किसानों की जातीय विशेषता है। यदि किसान आंदोलन की ओर ध्यान दे तो प्रेमाश्रम के 17-18 वर्षों के बाद लिखे हुए गोदान में किसान काफ़ी संतोषी, भाग्यवादी और धैर्यवान रहा है। अपने अनुभवों से प्रेमचंद ने इस तथ्य को अंत में समझा और होरी के रूप में उन्होंने ऐसे ही किसान का चित्रण किया जो तमाम किसानों का प्रतिनिधि हो सका। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, होरी कायर नहीं है। राय साहब की दावत में वही अकेला होता है जो पठान बने हुए मेहता की बंदूक से घबराता नहीं और उससे भिड़ जाता है। तो थानेदार के सामने जाते हुए घबराता है, कारिंदा महाजन पंचों का आदेश मान लेता है। वैसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक पात्र के रूप में होरी अधूरा पात्र है। वह उपन्यास में कभी अकेला नहीं आता, उसके आगे पीछे हमेशा धनिया रहती है और वह हर मुद्दे पर अपनी राय देने से बाज नहीं आती। अक्सर होरी धनिया से तर्क में परास्त हो जाता है, उसकी डांट फटकार खाकर चुप हो जाता है। वह तो धनिया से मिलकर ही संपूर्ण चरित्र बनता है। यदि धनिया की तुलना मनोहर से की जाए तो उसके सामने मनोहर धीमा पात्र ही लगेगा। इसके बावजूद यह तय है कि प्रेमचंद ने गोदान में किसानों की आंदोलन धर्मी चेतना का वर्णन नहीं किया है, वरन उनकी बदहाली का बयान किया है। वे गोदान में किसानों का आह्वान नहीं करते, उन्हें प्रेरित नहीं करते, वे उठकर इस व्यवस्था का अंत कर दे, वरन वे शिक्षित मध्य वर्ग को उत्साहित करते हैं। गोदान शिक्षित वर्ग को संबोधित है, उसमें उनकी न्याय चेतना को उकसाने का प्रयास किया गया है ताकि यह वर्ग किसानों के हित चिंता के लिए संगठित प्रयास करे। प्रेमचंद को यह विश्वास हो गया था कि आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवियों की सक्रियता के बिना किसान स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने किसानों की ओज का वर्णन न कर उनकी असहनीय पीड़ा का चित्रण किया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है किसान जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है, होरी को इस आंदोलन की कोई जानकारी नहीं। गोबर अवश्य शहर में जाकर राजनीतिक एवं कानूनी रूप से परिचित हो गया है। गोबर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने लिखा, सभाओं में आने जाने से कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है, राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है, सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुँह छिपाए पड़ा हुआ है उसी तरह थी, बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती और कोई भागता नहीं। इसी तरह से होली के अवसर पर गोबर जब गांव में आता है तथा मुखियों का माखौल उड़ाता है तब होरी सोचता है, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसे बेलाग बात कहता है। मुखियों को हत्यारा बताते हुए धनिया उन पर टिप्पणी करती है, उस पर सूराज चाहिए, जेल जाने से सूराज ना मिलेगा, सूराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। सूराज मतलब स्वराज। हाँ, धनिया एक बार सूराज का जिक्र करती है, शेष किसी ग्रामीण पात्र ने कभी सूराज या राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। धनिया द्वारा किया गया यह जिक्र भी धनिया का अपना नहीं लगता, वरन ऐसा लगता है मानो लेखक स्वयं धनिया के मुंह से बोल रहा है। इन टिप्पणियों के अलावा ग्रामीण जीवन में किसान पात्रों की बातचीत में राष्ट्रीय आंदोलन का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। 2-1 स्थानों पर अप्रत्यक्ष उल्लेख अवश्य मिलता है। उपन्यास के आरंभिक हिस्से में राय साहब का परिचय देते हुए प्रेमचंद ने लिखा, पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था।
काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे, तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ा श्रद्धा हो गई थी। यह वक्तव्य भी लेखक का ही है। इसके द्वारा भी प्रेमचंद राय साहब के व्यक्तित्व को रेखांकित करना चाहते हैं। इससे किसानों की राजनीतिक जागरूकता का कोई संबंध नहीं, क्योंकि किसी किसान ने कभी भी इस श्रद्धा को अभिव्यक्त नहीं किया, न अकेले में न सामूहिक बातचीत में। इसलिए जहाँ तक किसानों के जीवन का प्रश्न है, प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। यह अवश्य है कि जो ही उपन्यास में पढ़े लिखे शहरी संभ्रांत पात्र आते हैं, चाहे वह जनता के हितैषी मेहता हो, चाहे खन्ना या फिर राय साहब हो, सभी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बातचीत करते हैं। इससे एक निष्कर्ष तो निकलता ही है कि प्रेमचंद की दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन अभी तक शहरी मध्य वर्ग, पूंजीपति, जमींदार समुदाय तक सीमित है। शहर के निम्न मध्यमवर्गीय लोग और मजदूरों तक में थोड़ी बहुत जागृति आ गई हो, परंतु विशाल किसान वर्ग से यह आंदोलन अभी तक दूर है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है शहरी जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव रहा शहरी जीवन में। चौथा पॉइंट है हमारा ये आज का। इस दृष्टि से शहरी पात्रों को जीवन क्रम देखें तो हम पाते हैं कि लगभग सभी पात्र इस आंदोलन से परिचित हैं। स्वयं राय साहब जेल चले ही गए थे। यह अलग बात है कि राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसे चली आती थी। इसी तरह मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे। संग्राम में आगे बढ़ने वाले एक दो बार जेल हो आए थे। किसी से दबना ना जानते थे। कौन? मिस्टर खन्ना। खद्दर ना पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था। मिस मालती भी एक बार जेल हो आई थी। मालती एक बार कहती है, मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। इसी तरह राय साहब के भावी दामाद कुंवर दिग्विजय सिंह के बारे में प्रेमचंद ने लिखा है, कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मादक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वह न करते थे। और अय्याशी तो रईस की शोभा है, परंतु ऐसे बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे। गुप्त रूप से अधिकारियों से यह बात छिपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में एक दो बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। हाँ, यह अवश्य था कि इनमें कुछ पात्र कांग्रेस को सहयोग देने के लिए पछताते हुए भी दिखाई देते हैं। कभी वे जेल जाने का गौरव गान गाते हैं तो कभी अपनी इस मूर्खता के लिए अपने आप को कोसते हैं। एक बार राय साहब बोले, सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई सबाब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को रोक न सका। जेल गया और लाखों रुपए की जिरबारी हुई, अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही राय साहब एक बार पछताते हुए कहते हैं, कांग्रेस में शरीक हुआ, उसका तावान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। यह पछतावा अंततः उनको अंग्रेज राज का भक्त बना देता है। प्रेमचंद बहुत मीठी चुटकी लेते हुए इस प्रकरण का वर्णन करते हैं। प्रेमचंद ने लिखा, राय साहब का सितारा बुलंद है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे पल्लवित हो उठा। रोम मतलब रोआ, एक एक खेर रोआ। यह है जीवन। नहीं विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए, अफसरों की नज़रों में गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था, शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। उपर्युक्त सभी प्रसंगों से ऐसा लगता है प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के तत्कालीन रूप से कुछ असहमत होने लगे थे। इसलिए इस आंदोलन के प्रति वैसा उल्लास और उत्साह का भाव गोदान में नहीं मिलता जैसा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओं में मिलता है। हंस और जागरण की कई टिप्पणियों में भी प्रेमचंद ने आंदोलन की कमियों को इशारा किया है। इसी कारण गोदान में भी राय साहब के घर शराब की दावत होती है। प्रेमचंद उस पर कोई एतराज़ नहीं करते। मिस मालती पंडित ओंकारनाथ के खान पान की पवित्रता को छुड़ाकर उन्हें बहला फुसला कर जब शराब का जाम पिलाने में सफल हो जाती हैं
तो जैसे पिटारे में बंद कहकहे निकल पड़े हों। इस अवसर पर जो टिप्पणी होती है वह भी द्रष्टव्य है। तोड़ दिया नमक कानून, तोड़ दिया नेम का घड़ा फोड़ दिया। ये जो लिखा है ना कोष्टक में वही पृष्ठ, तो जब गोदान मूल उपन्यास है तो उसी के पृष्ठ पे है यह सब जो बातें बीच बीच में कही जा रही हैं। यही नहीं, शिकार पार्टी के दौरान मिर्जा खुर्शीद सारे गांव को शराब पिलाकर मस्त कर देते हैं और प्रेमचंद लेखक के रूप में इस पर कोई एतराज़ नहीं करते हैं। 28 जून 1933 के जागरण में प्रेमचंद ने सत्याग्रह आंदोलन का मूल्यांकन इस तरह से किया है। सत्याग्रह आंदोलन क्रांति असफल हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन में लक्ष्मीपतियों की निर्णायक भूमिका को रेखांकित करते हुए मेहता कहते हैं, लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथ का खिलौना है। इस आंदोलन का जो प्रभाव होना था वह हो चुका। पिकेटिंग का अब कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि विलायती कपड़े बेचने वालों का नया बाजार खुल गया है। सरकारी नौकरियां हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे भाई भतीजे सरकारी नौकर हैं और वे हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लगानबंदी व करबंदी का भी असर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि नमक का ड्रामा भी खेला जा चुका है और उससे सरकार की बेवकूफ़ी से जो सफलता मिल गई उसकी अब आशा न की जा सकती। इसलिए प्रेमचंद का मत है कि कांग्रेस अब काउंसिलों में जाए और रचनात्मक कार्य करे। यही सही है कि वैध आंदोलन का देश को बड़ा कड़वा अनुभव रहा है, फिर भी अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं। इसलिए जून 1934 में जब कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया तो प्रेमचंद ने उसका समर्थन किया। गौरतलब है कि इसके बाद ही प्रेमचंद ने गोदान लिखना आरंभ किया। इसलिए गोदान के जेल जा चुके कार्यकर्ता अब काउंसिल में जाने या न जाने के बारे में विचार करने लगे थे। ठीक, हाँ, विचार करने लगे। सभी बुद्धिजीवी पात्र किसी न किसी रूप में काउंसिल की गतिविधि की चर्चा करते हुए दिखाई गए हैं। मिस्टर तरवा मालती को काउंसिल में जाने की, चुनाव लड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अन्य अधिकारियों के हाथ में जाए। इसी तरह तनखा राय साहब से कहते हैं, अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है, परंतु मालती का मत है कि जिस तरह काउंसिल बन रहे हैं उनके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। मिर्जा खुर्शीद टिप्पणी करते हैं, मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े पूंजीपतियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है, पैसा। रुपये के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले हैं जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें। सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। इन काउंसिल के चुनावी हलचल से एक नए ढंग के राजनीतिक कार्यकर्ता का उदय हुआ। प्रेमचंद की सूक्ष्म दृष्टि से वह ओझल नहीं हुआ है। वह है असफल वकील मिस्टर श्याम बिहारी लेखा, जो बीमा कंपनी की दलाली करते हैं तथा ताल्लुकदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव की उठापटक और उसकी गणित की ये अच्छे जानकार हैं। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती है। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, दिलो जान से उसका काम करते हैं और 10-20 हज़ार बना लेते हैं। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। अगला जो हमारा पॉइंट है 5वां, गोदान में स्वतंत्र भारत की कल्पना। गोदान की कथा वस्तु में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन नहीं किया। तब भी रचनाकार की जीवन दृष्टि पर आंदोलन का प्रभाव होने के कारण गोदान की कथा वस्तु का परिधि का निर्धारण राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाहिर है गोदान की रचना राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम उद्देश्य स्वतंत्र भारत की स्थापना के अनुरूप हुई है।
गोदान में प्रेमचंद ने किसी यूटोपिया की, किसी प्रकार के आदर्श समाज या राज्य की परिकल्पना नहीं की। सेवा साधन और प्रेमाश्रम की आश्रमवादी आदर्श चेतना का गोदान में नितांत अभाव है। सुनहरे भविष्य की आशामयी दृष्टि रचना के यथार्थ को खंडित करती है। यह मानकर प्रेमचंद ने यथार्थवादी रचना पद्धति के अनुरूप गोदान का सर्जन किया है। यही गोदान की शक्ति है। इसमें लेखक ने होरी धनिया के जीवन की करुण कहानी पर अपनी दृष्टि केंद्रित की है। इसके साथ ही तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के बारे में भी लेखक आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए दिखाई देता है। किसी भी आदर्श आकांक्षा के अभाव के बावजूद प्रेमचंद ने अपनी रचना का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किया है। दृष्टिविहीन यथार्थवादी लेखक यथातथ्यवादी लेखक नहीं है। उनके कथा चयन में, चरित्रों के मूल्य निर्णय में, संवाद में, घटनाओं के विकास क्रम में लेखक की जीवन दृष्टि सक्रिय होती है। इसके माध्यम से हम गोदान की कथा के न कहे गए अंश को परिभाषित कर सकते हैं। गोदान की कथा का यह अनकहा हिस्सा गोदान की प्रस्तुत कथा देश को निश्चित आकार देता है। इस दृष्टि से यदि हम गोदान की कथा को पुनः नियोजित करें, कथा के निष्कर्षों को संगत निष्कर्षों तक ले जाएं, तो हम उसमें स्वतंत्र भारत की एक धुंधली सी तस्वीर अवश्य बना सकते हैं। इस तस्वीर में प्रेमचंद की निश्चित भविष्यवाणियाँ, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ चेतावनियाँ हैं, कुछ अंदेशा है, कुछ चिंताएं हैं, जो अलग अलग प्रकरणों में देखने को मिलती है। गोदान को पढ़ते हुए सर्वप्रथम निश्चित भविष्यवाणी दिखाई देती है। वह यह है कि किसी भी हालत में स्वतंत्र भारत में जमींदारी व्यवस्था नहीं रह सकती है। जमींदारों का लोप अनिवार्य है। इसे प्रेमचंद ने अनेक घटनाओं, प्रकरणों, उदाहरणों एवं चर्चाओं में अटल सत्य के रूप में उद्घाटित किया है। राय साहब एकाधिक बार इसका जिक्र करते हैं। राय साहब स्वीकार करते हैं, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। राय साहब सजग पात्र है, परंतु वे असामियों को लूटने के लिए मजबूर है। अगर अफसरों को कीमती डालियां न दे तो बागी समझे जाए। वेंकट खन्ना उन्हें आगाह करते हुए कहते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। उनका विलास, उनका कर्जा, उनकी दलाली, उनके अत्याचार और उनकी अनुपयोगिता गोदान में सप्रमाण सिद्ध हुई है। इसका विश्लेषण हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। जब तक जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता, तब तक किसानों का अस्तित्व खतरे में है। यदि जमींदारी प्रथा रही तो भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। वे सब के सब खेत मजदूर बन जाएंगे। इसलिए यदि किसानों को बचाए रखना है तो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना होगा। यह किसानों के अस्तित्व रक्षा का प्राथमिक प्रश्न है। इस विषय पर कोई ढुलमुल निर्णय नहीं लिया जा सकता। जमींदारी प्रथा के समाप्त होते ही किसानों से वसूल किए जाने वाले गैर कानूनी कर समाप्त हो जाएंगे, जिनमें डांड है, दस्तूरी है, सगुन है, बेगारी है आदि अनेक कर है। इसके साथ ही भूमि की लगान को कम करना पड़ेगा। धनिया सोचती है, चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। किसानों की बदहाली के प्रमुख कारण लगान की यह अधिकता है। इसलिए स्वतंत्र भारत में लगान का कम करना निहायत आवश्यक है, यानी कर का। प्रेमचंद संकेत कर देते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के समाप्त होते हुए जमींदारी शक्तिहीन नहीं हो जाएंगे। उनकी शोषण करने की शक्ति भले ही समाप्त हो जाए, परंतु उनकी राजनीतिक ताकत तब भी बची रहेगी। काउंसिल का राजनीतिक अनुभव उन्हें आगे भी लाभ की स्थिति में रखेगा। इसी ओर हल्का सा संकेत करके प्रेमचंद आगे बढ़ जाते हैं। इस विवाद में शायद वह पढ़ना नहीं चाहते कि जमींदार शक्तिहीन तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन वह आगे भी ऐसा करता रहेगा दूसरी परिस्थितियों से, राजनीति में जो उसकी पकड़ है उस हिसाब से। प्रेमचंद आगाह करते हैं कि मात्र कानून बनाने से किसानों का भला नहीं हो सकता, कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त नहीं करेगी तो इस कानून से कुछ न होगा। इसलिए महाजनी शोषण की मुक्ति के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार को बैंकों से कम ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था करनी होगी। गोदान के किसानों की कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। इसके साथ ही प्रेमचंद किसानों में जागृति फैलाने के काम को भी महत्व देना चाहते हैं। यदि होरी गोबर की तरह सोचता और कार्य करता तो उसको इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, न उसे गैर कानूनी सूद देना पड़ता और न बिरादरी को डांट देनी पड़ती। इस ओर संकेत मत करके प्रेमचंद अपनी कथा में रम गए लगते हैं, ऐसा लगता है। तो यह इकाई 2 का भाग 1 है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ताकि आपको बोझिल लगे, समझ में भी ना आए, तो उससे क्या फ़ायदा है। इसलिए हम इसको 2 भाग में करते हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपको जानकारियाँ पहुँचती रहे।
तो चलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ, हम फिर मिलते हैं। जो छठवां पॉइंट है गोदान और प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।